चीन दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां पर सारे जानवर खाए जाते हैं। आज तक ऐसे कोई जानवर नहीं होंगे जो आपने सुने होंगे और यहाँ पर न खाए जाते होंगे। आप कुत्ते, बिल्ली, चूहे जो भी सुनते हैं आप सब यहाँ पर खाए जाते हैं। आप देखिए इस बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग है पिग पैलेस। ये 26 मंजिला इमारत सिर्फ और सिर्फ सुअर को पालने के लिए बनाई जा रही है। इसमें हर साल कम से कम 10 लाख सुअर चाइना प्रोड्यूस करेगा अपने लोगों को खाने के लिए। जहाँ चाइना एक तरफ बोलता है कि वो वाइल्ड लाइफ को संरक्षण देने के लिए लगातार काम कर रहा है, वहीं पर चाइना में लगातार ऐसे जानवरों को खाया जाता है जिनकी संख्या पूरी दुनिया में घटती जा रही है। ऐसा क्यों है कि चीन में सारे लोग एनिमल्स को खाते हैं? आज हम इस वीडियो में चीज जानेंगे। आज हम इस बारे में 3 कारणों को लेकर समझेंगे। The coronavirus has spread to countries in Wuhan, China. A so-called wet market in China. पहला कारण, चाइनीज गवर्नमेंट ऑन वाइल्ड लाइफ मार्केट। तो इसकी शुरुआत होती है 1970s के डेकेड में, जब चाइनीज इकोनॉमी रिफॉर्म हो रही थी। जैसे इंडिया में अगर आप कोई पिग फार्म खोलते हैं, आप कोई मुर्गी फार्म खोलते हैं, तो आपको सरकार आरक्षण देती है। वैसे ही तब की चाइनीज गवर्नमेंट ने जो मेजर एग्रीकल्चर कंपनीज थी उनको काफी ज्यादा आरक्षण दिया, काफी ज्यादा पैसा दिया कि वो बेसिक से शुरुआत करे और एक अच्छी सी इंडस्ट्री खड़ी करे, जिससे कि देश में खाद्य सुरक्षा जो हो कभी भी बढ़ ना सके, जिससे कि चाइनीज इकोनॉमी विदेशों पर ज्यादा निर्भर ना रहे। इससे वो खुद में ही मीट बनाकर लोगों को प्रोवाइड कराना चाहते थे, जिससे कि चाइनीज इकोनॉमी लगातार ग्रो कर सके। लेकिन जो छोटे किसान थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी एग्रीकल्चर कंपनी का टारगेट कर सके या उनसे कॉम्पिटिशन कर सके। इसलिए उन्होंने अपने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को चुना कि वो अब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के मीट को बाजार में बेचेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि चीन के लोगों को वाइल्ड लाइफ मार्केट के ज्यादातर मीट्स पसंद आने लगे और सारे लोग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को खाने लगे। लेकिन 1988 में जब चाइना ने नियम लाया, उसके बाद वहां पर वाइल्ड लाइफ फार्मिंग इंडस्ट्री शुरू हुई, जिसके बाद चाइना में जो मीट का बाजार था वो और ज्यादा बढ़ने लगा। मतलब जो जंगली जानवर थे उनको भी फार्मिंग में ग्रो करने के लिए सरकार ने उनको इजाजत दे दी और उन्हें आरक्षण देने का वादा किया, जिसके बाद यहाँ से जन्म लेती है एक इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मार्केट जो यहाँ से शुरू होती है। जिसके बाद 2003 में जब सार्स वायरस आया, तब चीन की गवर्नमेंट ने यहाँ पर पूरी तरीके से इसे बैन कर दिया। लेकिन अब ऐसा हो चुका था कि यहाँ पर लोग पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ मार्केट के जो मीट्स हैं उन्हें ज्यादा प्रेफर करती है। चाइनीज गवर्नमेंट इसे बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर वो इन चीजों को बंद कर देगा तो वहाँ पर खाद्य सुरक्षा आ जाएगी। वहाँ पर खाने के लिए उसे विदेशों से चीजें आयात करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो खेती लायक जमीनें हैं वो काफी कम है। इसके लिए उसे डिपेंड होना पड़ता है वाइल्ड लाइफ मार्केट पर। लेकिन अगर वो चाहे तो विदेशों से अनाज खरीद सकता है, जिसे बहुत सारे लोग खरीदते हैं। लेकिन वो ऐसी चीजों पर ज्यादा निर्भर रहना चाहता है जो उसके देश में प्रोडक्शन की जाती हो, क्योंकि वो चाहता है अगला सुपर पावर बनना। और सी जिनपिंग ने कहा है कि अगर हम अपने खाद्य सुरक्षा पर अगर हम दूसरे देशों पर ही निर्भर हो जाएंगे तो हम कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। दूसरा पॉइंट, चाइनीज पीपल ओन वाइल्ड लाइफ मार्केट। दोस्तों, चाइना में एक ट्रेड है। मतलब अगर आप चाइना में हैं तो आप पहले बात तो मीट खाते ही होंगे। वहां पर बहुत सारे लोग मीट खाते हैं। मतलब सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होंगे जो कि तिब्बत के लोग हैं, धर्मगुरु हैं, वो मीट नहीं खाते हैं, बाकी सारे लोग मीट खाते हैं। तो वहां पर लोगों का मानना है कि जो वाइल्ड लाइफ मार्केट है, जो वहाँ के जंगली जानवर हैं, उनसे वो जो सूप पीते हैं, जो उनका मीट खाते हैं, उससे उनकी बीमारी कम होती है। क्योंकि उनके पूर्वज सदियों से ये चीजें करते आ रहे हैं, सदियों से वो चीजें खाते आ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें इसे खाना जरूरी है। अगर चाइना में वाइल्ड लाइफ मार्केट चल रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोग इसे पसंद करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है। लेकिन जब 1978 में चाइनीज इकोनॉमी रिफॉर्म हो रही थी, तब वहाँ पर मेजर एग्रीकल्चर कंपनीज को जो बेसिक फार्मिंग है वो करने के लिए कहा गया था। लेकिन धीरे धीरे जब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की मीट बाजार में आने लगी तो लोग उसे प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो खेती में उगाया जाता है और जो जंगली होते हैं वो जंगली ज्यादा बेहतर होते हैं। इसलिए वहाँ पर इसका मार्केट का ट्रेंड बढ़ता चला गया। जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स थे उनकी भी फार्मिंग करनी शुरू कर दी। तीसरे पॉइंट, वाइल्ड लाइफ मार्केट के इकोनॉमी के बारे में। अगर कोई देश किसी चीज के बारे में लगातार जानते हुए, इलीगल चीज है ये जानते हुए उसे बैन नहीं कर रहा है, उसे चलने देता है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक अच्छी सी इकोनॉमी है, उसमें एक अच्छा सा पैसा है, जिसके कारण देश नहीं चाहता है कि वो चीजें रुके। ठीक है, और ऐसे में चाइना बहुत लालची होता है। जब उसके पास कहीं से पैसा आता हो और वो इलीगल हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस पैसा आना चाहिए। 2003 में सार्स वायरस हो, 2013 का एवियन इन्फ्लुएंजा हो, या फिर 2019 का कोविड-19 हो, ये सारी चीजें दुनिया मानती है कि चीन के वाइल्ड लाइफ मार्केट के ट्रेड के कारण वहां पे बढ़ता है, क्योंकि जानवरों से वायरस इंसानों में वहीं से आ सकता है।
लेकिन चाइना ये सब जानते हुए भी जब ये घटनाएं होती हैं, जब ये वायरस मार्केट में आते हैं और दुनिया इन्हें चीन को ब्लेम करती है इस चीज़ों के लिए, तो चाइना वहाँ पर कुछ समय के लिए इसे बैन कर देता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद ये फिर से ओपन कर ले जाते हैं। चाइना में ये चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, मतलब जिसको भी जो चीज़ खरीदनी होती है वो ऑनलाइन परचेज कर लेता है और लोगों तक वो चीज़ें पहुँच जाती हैं। और सरकार ये कहती है चाइना की कि इसके कारण वो वहाँ पर इसे ट्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन असल मुद्दा दूसरा है, क्योंकि चाइना में जो वाइल्ड लाइफ मार्केट है वो 76 बिलियन डॉलर का है। 76 बिलियन डॉलर मतलब ये एक बड़ा अमाउंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। वैसे चाइना की अगर इकोनॉमी देखें तो उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट है, लेकिन 76 बिलियन डॉलर किसी भी देश के लिए छोटा अमाउंट नहीं हो सकता है। और इसमें से 16 बिलियन डॉलर विदेशी क्षेत्र का हिस्सा है, मतलब या तो ये एक्सपोर्ट किया जाता है या तो विदेश से सप्लाई होता है। तो इस तरीके से ये पूरी एक इकोनॉमी बिल्ड हो जाती है चाइना के लिए। और चाइना के लिए अगर ये चीज़ें बंद हो जाती हैं तो उन्हें इतनी ही चीज़ें या फिर इससे महंगी चीज़ें उन्हें बाहर से मंगाना पड़ेगा। मतलब चाइना दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहता है, जिसके कारण वो इसको कभी भी बैन नहीं करना चाहता। चीन का मानना है कि चाइना इन चीज़ों को आगे बढ़ाकर 1.4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और इससे दवाएं बनाई जाती हैं।